हेलो बच्चों। कल यानी 20 तारीख को आपका साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आप सभी इस वक्त तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं लाइव जो है आपको पढ़ा सकूं, इसीलिए मैं क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस जो है बना के अपलोड कर रहा हूं। तो जितने भी चैप्टर हो सकेंगे मैं जो है उनका क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर 1 की। इसको हम जो है बहुत जल्दी जल्दी यानी क्विकली इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन तब होती है जब कोई केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज आपको पता है कि जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी कोई भी सब्सटेंस जब उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। और केमिकल चेंज का मतलब ये है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन है, और फूड का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना, यानी स्टोमक में, इंटेस्टाइन में और हमारे माउथ में। तो ये सब जो होता है केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब अगर बात करें हम केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन जो होता है बच्चों, जब किसी केमिकल रिएक्शन को, यानी जो केमिकल रिएक्शन जब उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमारी एक्टिविटी 1.1 है, उसमें जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहां पर एक बात समझ के चलिए कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये आपके एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं। एम्फोट्रिक का मतलब ये है कि ये बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। जब इनको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया जाएगा तो ये आपके बन जाएंगे बेस, और जब इनको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो ये बन जाएंगे एसिड। तो इसको हम बाद में जो है स्टडी करेंगे। दूसरी बात, यहां पर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं, जैसे स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेट भी चेंज हो सकती है, साथ में कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, कोई गैस निकल सकती है, हीट रिलीज हो सकती है या हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, कोई स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है और साथ में लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये केमिकल रिएक्शन के सिम्टम हैं। अब अगर हम बात करें बैलेंसिंग इक्वेशन की तो बैलेंसिंग इक्वेशन जो है ये जो है आपका लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई सब्सटेंसेस, जब सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके वो जब कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है उसका मास और रिएक्टेंट्स यानी सब्सटेंसेस जो अभी रिएक्ट कर रहे हैं उनका मास बराबर होना चाहिए। तो जो सब्सटेंसेस जिनमें रिएक्शन होती है उन सब्सटेंस, जैसे यहां पर ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी फॉर्म कर रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है वो आपके रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और सी प्लस डी आपके प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। जैसे यहां पर हम देख लें इस इक्वेशन में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपके प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो यहां पर जो भी जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास और प्रोडक्ट का मास ये बराबर होना चाहिए, यानी ये आपका कहलाते हैं रिएक्टेंट्स और ये आपके प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी एक से दो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर जो रिएक्टेंट्स हैं इनका मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ एटम्स, हर एक एलिमेंट के एटम्स बराबर हों। जैसे इसी को एग्जांपल ले लें, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो है वो यहां पर एक है और रिएक्टेंट्स में दो हैं, तो यहां 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा बैलेंस। लेकिन अब मैग्नीशियम हमारा डिसबैलेंस हो गया, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। इसका एक मेथड होता है, ये मेथड जो है आपका मैंने आप मेरे जो है
वीडियोस में देख सकते हैं, इसका मैंने बताया है किस तरीके से करना है इसको बैलेंस। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। खैर, तो यहां पर हमें करना है बैलेंस। तो यहां देखिए आयरन इधर 1 है, इधर है 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जो रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सबसे कम दिखाई पड़ता। तो यहां सब आयरन है तो आयरन को कर दिया। अब हम हाइड्रोजन को कर लेते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका बैलेंस है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 3 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अब हमारा हाइड्रोजन डिस्बैलेंस हो गया, तो 3 2 6, तो यहां पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं आयरन के 2 एटम है, इधर भी आयरन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 3 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 3 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 3 2 6 और 3 2 6। अब अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले बच्चों आता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यहां पर बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस या 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की अगर हम रिएक्ट कराएं तो यहां पर जो है फॉर्म होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका कहलाता है स्लैग्ड लाइन और ये आपका कहलाता है क्विक लाइन। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके यहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। साथ में इसमें हीट भी रिलीज होती है, तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्चुअली में स्लैग्ड लाइन होता है, इसी का पेंट किया जाता है दीवारों पर, वॉल पर। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका जो है एक जो मार्बल होता है, मार्बल पत्थर, उसका फार्मूला और ये इसका फार्मूला सेम होता है। हम ये कह सकते हैं कि दीवार पर एक पतली सी लेयर मार्बल की बन जाती है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये बर्निंग ऑफ कोल है, तो ये जो है रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन ऑक्सीजन जो है मिलके ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ में इसमें हीट भी रिलीज होती है। तो ये बर्निंग ऑफ कोल जो है ये आपका जो भी बर्निंग यानी कंबिशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी इसमें हीट भी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये बर्निंग ऑफ कोल जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम देख लें तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके H2O बनाते हैं। यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी बैलेंस हो गई। तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से जो रिस्पिरेशन रिएक्शन है रिस्पिरेशन जो कि हमारे सेल में होती है, वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें भी हीट रिलीज होती है। जैसे C6H12O6 + O2, तो यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर वेपर और प्लस हीट रिलीज होती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और साथ में जो कंपोस्टिंग करते हैं यानी खाद बनाते हैं वेजिटेबल मैटर से, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ में एक्सोथर्मिक भी है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल बताया। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल सब्सटेंस या सिंगल रिएक्टेंट से कई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। जैसे यहां सिंगल सब्सटेंस मान लीजिए ए है और यहां पर बी प्लस सी या प्लस डी, तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की होती है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट यानी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी के बेस पर जो है हो सकती है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम फेरस सल्फेट। तो यहां 2Fe SO4, ये फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का होता है। और जब इसको हीट किया जाता है तो ये आपका बन जाता है फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सॉलिड है, गैस, गैस, और ये आपका सॉलिड। ये आपका फेरिक ऑक्साइड है जो कि आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। अगर उसी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो ये फिर से कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। तो ये थर्मल। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका व्हाइट कलर का होता है और जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं कि हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि एक सबस्टेंस से कई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल, इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है आपकी एक्टिविटी 1.7, इसमें एक मग लेते हैं और मग लेके उसके अंदर वाटर डाल देते हैं और इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जैसे कार्बन रोड वगैरह जो होती है, और यहां से इसको अच्छी तरीके से किसी भी चीज से बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, और फिर इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया जाता है। यहां पर प्लस ले लिया, यहां पर माइनस, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और इसके ऊपर हम उल्टा करके वाटर भर के और यहां पर इन्वर्टेड पोजीशन में टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। अब यहां पर ये प्लस से जुड़ गया तो ये हो गया एनोड और ये आपका हो जाएगा कैथोड। इसके अंदर कुछ ड्रॉप जो है वो H2SO4 की डाल दी जाती हैं ताकि कंडक्शन हो जाए। अब जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे तो यहां पर जो कैथोड होगा H2O जो होता है वो आपका टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है, लेकिन यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर के टूटते हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में। इसीलिए ऑक्सीजन जो होती है
वो आपकी मिलती है एनोड पर, जो कि 1 वॉल्यूम होती है, और हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम मिलती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 2 वॉल्यूम मिलती है। जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलती है। इसीलिए यहां पर कैथोड पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स होती है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। अगर हम बात करें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, जो हमारा नेक्स्ट है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ये आपका लाइट की जो है लाइट एनर्जी की वजह से होता है, यानी सनलाइट की वजह से। और इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। जैसे यहां पर सिल्वर क्लोराइड किसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो सनलाइट जब इस पर फॉल होती है तो ये सिल्वर में बदल जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका व्हाइट कलर का होता है, और ये सिल्वर जो है वो आपकी ग्रे कलर की होती है। ये कलर भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके की एक रिएक्शन और होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, 2AgBr। जब इस पे सनलाइट फॉल होती है तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाती है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है इसे। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए, जैसे हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट और दूसरे में हमने ले लिया आयरन सल्फेट। अब इसके अंदर क्या है कि कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है और इसमें आयरन सल्फेट सोल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन जो है, आयरन की जो नेल होती है, कील, वो डाल दें तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो वो फेड हो जाएगा कलर। फेड का मतलब होता है उसका कलर कम हो जाएगा, कम ब्लू हो जाएगा। और कॉपर, ये जो आयरन की जो नेल है, आयरन नेल, ये आपकी ब्राउन कलर की हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है मेटल एंड नॉन मेटल में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आयरन कॉपर सल्फेट से ज्यादा जो है रिएक्टिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि जिसमें कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी सॉल्यूशन में से, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट होता है या सॉल्यूशन, उसमें से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से ज्यादा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को हटा देगा और बना लेगा FeSO4 और प्लस कॉपर। और जो इसी वजह से जो आयरन नेल है वो आपका ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर निकलेगा वो आयरन पर डिपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर फेरस सल्फेट में आप कोई कॉपर का वायर डाल दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है, ये आपका कॉपर का वायर है, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आयरन को नहीं हटा पाता है। ऐसे ही इसके अलावा जिंक जो होता है, जिंक भी कॉपर सल्फेट CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और साथ साथ में लेड भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि लेड और जिंक दोनों कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 एटम या 2 ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस, यानी ये सॉल्यूशन है पानी के। तो इसमें बेरियम जो होता है वो सोडियम की जगह आ जाता है, और सोडियम
बेरियम की जगह पे आ जाता है और ये बन जाता है बेरियम सल्फेट सॉलिड और प्लस 2NaCl यानी सॉल्ट। ये बेरियम जो सल्फेट होता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ये एक तरह के सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। एक और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड के साथ पोटेशियम यहां पर लेड की जगह आ जाता है और लेड पोटेशियम, तो ये आपका बन जाता है लेड आयोडाइड और प्लस 2KNO3। ये लेड आयोडाइड जो है ये आपका जो होता है, तो अब हमारी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, तो यानी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो है हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन जो होता है जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो जब किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। तो यहां पर देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। जबकि हाइड्रोजन जो है उसमें आके ऑक्सीजन कंबाइन हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है इन वाटर H2O में। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है कॉपर में और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर में। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन इसने दूसरे को रिड्यूस किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहां जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहां पर जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में चेंज हो गया है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो इसका यहां पर हुआ है रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन हुआ है और कार्बन से ऑक्सीजन आके जुड़ गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है वो रिडक्शन हुआ है, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हुआ है तो कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल देख लें यहां पर, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है प्लस वाटर और प्लस क्लोरीन बन रहा है। इसमें मैंगनीज ऑक्साइड का मैंगनीज क्लोराइड में रिडक्शन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गई, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन में ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तब भी उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है और मैंगनीज ऑक्साइड का मैंगनीज क्लोराइड में रिडक्शन हुआ है। तो ये आपकी जो है रेडॉक्स रिएक्शन थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं आपके कोरोजन पर। तो कोरोजन में बच्चों जब कोई मेटल समझ लीजिए जरा, जब कोई मेटल किसी भी सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है,
जब किसी मेटल पर कोई सब्सटेंस अटैक करता है, अटैक, जब ऑन एनी मेटल एनी सब्सटेंस अटैक ऑन एनी मेटल, तो हम कहते हैं उसको कोरोजन। वो सब्सटेंस जो अटैक करते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो समझिए जरा। मॉइस्चर, एसिड्स, बेस एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, मेटल को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, कोरोज, उसको कोरोड करते हैं, यानी उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको कोरोजन कहते हैं। यहां पर एग्जांपल, जैसे आयरन जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Fe2O3H2। ये आपकी जो होती है रस्टिंग होती है। इसी तरीके से आपका जो सिल्वर पर एज, यानी सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग होती है, ये भी कोरोजन होता है एक तरह से। तो रस्टिंग, जो आयरन की रस्टिंग होती है वो भी कोरोजन है, और सिल्वर पर जो ब्लैक कोटिंग होती है वो भी कोरोजन है। रेंसिडिटी की बात करें अगर हम, रेंसिडिटी की अगर हम बात करें, तो जब फैट्स और ऑयल्स ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब यह है कि इनकी, इसमें जो है स्मेल आने लगती है खराब, और इनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज। तो इसको कहते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फैट्स और ऑयल्स में मिलाए जाते हैं। जो फूड जिनके अंदर, वो फूड जिनके अंदर फैट्स और ऑयल होता है, तो उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और इसी तरीके से अगर कोई जो भी पैक होता है वो काफी एयर टाइट होता है, यानी बाहर की अगर एयर उसमें ना जाए और उसके अंदर कोई नाइट्रोजन गैस वगैरह भर दी जाए, तो वो रेंसिडिटी से बच जाते हैं। तो ये आपका जो है क्विक रिवीजन था। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं क्विक रिवीजन और चैप्टर्स का कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करिए, तो मैं दूसरे चैप्टर्स का भी जो है क्विक रिवीजन वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।